हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हमने कुछ मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, हमने उसको देखा था और उनके डिस्कवरीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने काफी सारे साइंटिस्ट के नाम को याद करने के लिए बोला था कि जितने भी हमारी न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है, इन सबकी डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने करी, कौन से बेसिस पे करी, किन रेस का यूज करा, ये हमने छोटे छोटे सब पॉइंट्स को आपको बताया था। तो आज के लेक्चर में हम अपने आगे के एक मॉडल जो हमारा रह गया था, हमें पता है कि हमारे जो टोटल एटॉमिक मॉडल है वो हमारे 9th क्लास में 3 गिवन है। सबसे पहला है हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, जो उन्होंने गोल्ड की फॉइल पेपर पे किया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थर्ड बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ना है। तो अब हम क्या करेंगे, बोर्स एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे, यानी जो बोर जी ने हमें एटॉमिक मॉडल दिया था उसको हम समझेंगे। उसके बाद उन्होंने इसी मॉडल के बेसिस पर एक स्कीम निकाली थी, जिसे हम बोलते हैं बोर बरी स्कीम। ये किसी तरीके की कोई वैसी स्कीम नहीं है, इन्होंने बस ये बताया था कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं किसी ऑर्बिट में, तो उसमें हमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस किस शेल के अंदर देने होते हैं। तो अब क्या दे रखा है, उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल। जो हमारी अलग अलग शेल्स हैं उसके अंदर हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को करेंगे, वो बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो टॉपिक है हमारा बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो बोर्स मॉडल कहना क्या चाहता है, इनके मॉडल के थ्रू हमें क्या पता चलेगा। तो बोर्स मॉडल का कहना ये है कि एन एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर, यानी जो हमारा एटम है, एटम के सेंटर पे हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिस जो कौन सा चार्ज होता है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एटम का स्ट्रक्चर है, जिसमें हम देख सकते हैं जो हमारा न्यूक्लियस है वो सेंटर पे प्रेजेंट है, और उसके ऊपर कितने का चार्ज है, वो है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब ये भी बोला है उन्होंने कि जो हमारा पूरे एटम का मास होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस रीजन में पाया जाता है, क्योंकि हमें पता है जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों पाए जाते हैं। थर्ड उन्होंने बात ये बोली थी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारे सन है, ठीक है, जैसे ये मान लो ये हमारा सन है, तो सन के चारों ओर हमारे कौन रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट्स। और वही प्लैनेट्स क्या करते हैं, हमारे एक पर्टिकुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं। तो सेम यहाँ पे हमारे एटम के साथ भी कंडीशन है, जो हमारा सेंटर पोर्शन है उसको हमने क्या नाम दिया है, वो है हमारा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों ओर हमारे कौन चक्कर लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स। और जिस पाथ पे वो चक्कर लगाएंगे, यानी जिस पाथ पे वो न्यूक्लियस को रिवॉल्व करेंगे, उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे ये हो गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के बाद जो ये हमें शेल दिख रही है, ये इस तरीके से इस पाथ के बारे में बात की गई है। इसी पाथ को उन्होंने क्या बोला है, इसी पाथ को उन्होंने बोला है डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। ठीक, तो अभी हमें बस कितने 3 पॉइंट्स के बारे में पता चला है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एटम में सेंटर पे क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस पे कितने का चार्ज होता है, पॉजिटिव का चार्ज होता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला कि जो हमारा मास होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस पे ही पाया जाता है किसी भी एटम का। तीसरी बात उन्होंने ये बोली कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं, किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर। तो हमें बस इन्हीं 3 पॉइंट्स को समझना है कि जो बोर साहब थे, उन्होंने इन 3 पॉइंट्स को बेसिकली बताया कि जो हमारे एटम है, एटम का जो न्यूक्लियस पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जो हमारा सेंटर पे पाया जाता है। और किसी भी एटम का जो मास है वो सबसे ज्यादा किस पे पाया जाएगा, न्यूक्लियस पर ही पाया जाएगा। और जो हमारा न्यूक्लियस है उसके चारों ओर हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं,
चक्कर लगाते हैं एक पर्टिकुलर पाथ पे, उस पाथ का नाम उन्होंने क्या बताया है? उस पाथ का नाम उन्होंने बोला है डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। तो यहाँ पे हमें इसका नाम याद होना चाहिए कि वो कौन से पाथ के बारे में बात कर रहा है। तो उस पाथ का नाम क्या है हमारा? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। अब बोला गया है दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड, देखो यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के एक पर्टिकुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। उसी पाथ को हमने क्या नाम दिया था वहां पे? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को ही हम क्या बोलते हैं? शेल्स भी बोलते हैं। और इन्हीं शेल्स का दूसरा नाम भी क्या है? एनर्जी लेवल्स। तो अब हमें क्या करना है? अब हम चाहे इसको डिस्क्रीट ऑर्बिट बोले, चाहे शेल्स बोले, चाहे एनर्जी लेवल बोले, ये तीनों बात क्या है हमारी? सेम ही है। तो वही बोला गया है कि ये जो ऑर्बिट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शेल्स बोलते हैं या फिर एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। दूसरी चीज उन्होंने ये बोली है कि जो हमारे ये एनर्जी लेवल है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। इसको दर्शाते कैसे हैं? किसी को हमें बताना हो तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सा पाथ है? एनर्जी लेवल तो बहुत सारे हैं, शेल्स भी हमारी बहुत सारी है। तो यहाँ पे हम एनर्जी लेवल और शेल्स को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे उसमें लेटर्स का यूज करते हैं। लेटर्स में जो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा वो होगी के शेल, देन एल शेल, देन एम शेल एंड देन एन शेल। उसके बाद उन्होंने लेटर्स के साथ साथ उन्होंने नंबर्स के फॉर्म में भी इनको बताया कि जो हमारे नंबर्स के अकॉर्डिंग देखें तो हम के शेल को क्या बोलेंगे? फर्स्ट शेल। एल शेल को बोलेंगे सेकेंड, एम को बोलेंगे थर्ड शेल और एन को बोलेंगे हम फोर्थ शेल, ठीक है। तो के एल एम एन हो गया हमारा लेटर्स के बेसिस पे शेल का नाम, और 1 2 3 4 हो गया हमारा नंबर के बेसिस पे शेल्स का नाम, ठीक। लास्ट में उन्होंने एक चीज और बोली है, वो ये है कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पर्टिकुलर एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, चक्कर लगाएंगे, तो वो अपने अंदर से किसी भी तरीके की रेडिएशन को या किसी भी तरीके की एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे। मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को चक्कर लगाएंगे, उसमें से किसी भी तरीके की एनर्जी की रेडिएशन बाहर नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने सिर्फ कुछ ही चीजों के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले ऑर्बिट समझा है। ऑर्बिट्स क्या है? ऑर्बिट्स हमारे वो पाथ है जिसपे हमारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरा हमने देखा कि इन्हीं इलेक्ट ऑर्बिट्स को हमने रिप्रेजेंट करा है लेटर्स की फॉर्म में, तो वो हो गया हमारा के एल एम और एन, और नंबर की फॉर्म में हो गया हमारा 1 2 3 और 4, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे? अब चलो यहाँ तक तो बात हो गई, मतलब यहाँ पे हमने शेल्स के बारे में पढ़ लिया, शेल्स को जो हमने रिप्रेजेंट करने का तरीका पढ़ लिया कि रिप्रेजेंट करते हैं लेटर की फॉर्म में और नंबर्स की फॉर्म में। अब बात आती है कि ये जो हमारी शेल्स है, क्या सब में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम जाएंगे या किसी में कम जाएंगे, किसी में ज्यादा जाएंगे? तो वो हमें पता कैसे चलेगा कि किसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कम रखेंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा रखेंगे? तो इस चीज की भी टेंशन दूर करते हुए बोर साहब ने एक फॉर्मूला दिया है जिसको हम बोलते हैं बोर-बरी स्कीम, ठीक है। तो उस बोर-बरी स्कीम के थ्रू उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया था, चलो उसको देखते हैं। तो बोला गया है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा? हर शेल में अलग अलग होगा, ठीक है। हर एक शेल में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इसको सजेस्ट किसने करा है? उनका नाम है हमारा बोर एंड बरी साहब। ये नाम याद रखना चाहिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल के पीछे जितना भी लेना देना है वो किनका है? सब बोर साहब का है। तो यानी अगर पेपर में क्वेश्चन कोई पूछता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसने सजेस्ट की थी, तो आंख बंद करके किस पे लगा देना है? बोर एंड बरी वाला ऑप्शन टिक कर देना है। तो अब उन्होंने जो बोर एंड बरी का स्कीम थी या फिर जो उन्होंने सजेस्ट किया था किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, तो वहां पे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। वो क्या था? हमारा फॉर्मूला है हमारा 2n²। अब यहाँ पे ये n क्या कर रहा है? इस n की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे n की वैल्यू है हमारी नंबर ऑफ शेल, यानी वो कौन से शेल के बारे में बात की जा रही है। क्या वो हमारे पहले नंबर के शेल के बारे में बात की जा रही है? क्या वो हमारे दूसरे नंबर के शेल के बारे में बात की जा रही है? तो हम ऐसे शेल का अकॉर्डिंग अपने उसमें इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेंगे। जैसे मानो हमें दिया गया है फॉर एग्जाम्पल एन की वैल्यू है 3,
और यहाँ पे हमें n की वैल्यू दे रखी है 1। तो हमसे पूछा गया है बताओ अगर शेल की नंबर जो है वो 3 है या शेल का नंबर 1 है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाएंगे। तो अगर n की वैल्यू हमारी 1 है तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है 2n² यानी n की जगह पे हम 1 को रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 और जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यानी अगर हमारे पास नंबर ऑफ शेल 1 है यानी पहले शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास तीसरे नंबर की शेल है, अब हमसे पूछा गया इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो यहाँ पे हमने रखा 2n² यानी 2 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमने क्या करा है बोर एंड बरी स्कीम की मदद से नंबर ऑफ शेल को देख करके हमने उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग निकाली है। मतलब कौन सी शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं वो हम नंबर ऑफ शेल के बेसिस पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही गिवन है तो देखो बोला गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, किसी भी शेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कौन से फॉर्मूले से आएंगे वो आएंगे हमारे 2n² के फॉर्मूले से, जहाँ पे जो हमारा n है वो n है हमारा नंबर ऑफ द शेल, कौन से शेल के बारे में बात की जा रही है वो हमारे n को डिनोट करता है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फीलिंग्स दे रखी है इलेक्ट्रॉन्स की। तो फर्स्ट शेल यानी n की वैल्यू कितनी है 1, फर्स्ट शेल में हमारी n की वैल्यू हो गई 1 और हमें पता है पहली शेल का दूसरा नाम क्या है k शेल। तो हम क्या करेंगे इस 2n² में वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेम यहाँ पे दे रखा है सेकेंड शेल, सेकेंड शेल का दूसरा नाम क्या है एल शेल और हमें पता है सेकेंड शेल में यानी n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2। तो अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा दे रखा है हमें थर्ड शेल के बारे में जिसका दूसरा नाम क्या है एम शेल। थर्ड शेल होने की वजह से जो इसके नंबर होगा n इज इक्वल टू में 3 होगा और यहाँ पे अगर हम n की जगह पे 3 वैल्यू पुट करते हैं यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। चौथा दे रखा है हमें यहाँ पे फोर्थ शेल, फोर्थ शेल का नाम हो गया एन शेल यानी फोर्थ शेल से पता चल रहा है इसमें जो नंबर है वो कितना है 4 यानी n की वैल्यू 4 होने की वजह से अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी 4 4 16 एंड 16 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू हो गई 32 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही करके हम आगे की शेल्स को भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने अब क्या बोला गया है सबको पॉइंट्स को अगर हम फिर से रिमेम्बर करें तो बोर मॉडल में सबसे पहले हमने बात करी थी न्यूक्लियस के बारे में। उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो किसी भी एटम के अंदर सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेंटर में प्रेजेंट होने की वजह से जो भी हमारे एटम का टोटल मास होता है या फिर सबसे ज्यादा मास हमारे एटम का कहाँ पाया जाता है न्यूक्लियस पे। उन्होंने एक बात और ये भी बोली थी कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उस पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ बोर के मॉडल से हमें ये भी पता चला था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर एक ऑर्बिट पर रिवॉल्व करते हैं किसी भी न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे। मतलब कोई भी हमारा एटम है उस एटम का जो न्यूक्लियस होगा उसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन और वो जिस पाथ पे चक्कर लगाते हैं उसी को हम बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट, शेल या फिर एनर्जी लेवल्स। अब जब उन्होंने इतना सब कुछ बता दिया था तो उन्होंने एक चीज और ये भी बताई कि जो हमारे शेल्स हैं उसमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो उनके नंबर्स क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन सी शेल में हम इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा रखें कौन सी में कम। तो उन्होंने क्या करा एक फॉर्मूला निकाला जिसका वैल्यू है 2n²। इस 2n² में जो n है वो है हमारा नंबर ऑफ शेल, मतलब कौन से शेल के बारे में बात की जा रही है। हमें क्या करना है अगर हमसे कोई सेकंड नंबर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को पूछेगा तो उसी 2n² के फॉर्मूले में हम n की जगह पे 2 को पुट कर देंगे यानी 2 का स्क्वायर 4 और 4 को अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से हम किसी भी शेल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो हमारी क्लास में सिर्फ के, एल, एम और एन शेल के बारे में डिस्कस किया गया है तो हमने सिर्फ यहाँ पे टोटल 4 ही शेल को समझा है।
अब इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त यानी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते वक्त हमें यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, इसमें बोला गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। यानी जो हमारी लास्ट वाली शेल है उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं, वो है हमारी टोटल 8। यानी अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो लास्ट वाली शेल है के हो गई, एल के वाली शेल में तो हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। क्यों? क्योंकि इसका जो n की वैल्यू है वो है 1 और हमें पता है 2n² में अगर हम n की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, 2। लेकिन यहाँ पे एक बोला गया है कि अगर हमारी किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को हम करते हैं तो वहां पे हमें एक चीज का ध्यान देना है, वो क्या है कि जो लास्ट वाली शेल है यानी आउटर मोस्ट शेल है उसमें हमेशा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उसमें होंगे टोटल हमारे 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों? क्योंकि वो कौन से रूल को फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल को। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है, ऑक्टेट रूल का मतलब ही यही होता है कि जो हमारी लास्ट शेल है, ठीक है, उसमें हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होने चाहिए, उसमें हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे तो भी हमारा जो एटम है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो भी हमारा एटम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। अब बोला गया है इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी फिल्ड इन अ शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। ठीक है, देखो इसमें एक चीज और बोली गई है, इलेक्ट्रॉन्स को हम तब तक दूसरी शेल में फिल नहीं कर सकते जब तक हमारी अंदर वाली शेल क्या ना हो जाए, पूरी तरीके से फिल। जैसे अगर यहाँ पे मान लो हमें गिवन है हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर एक शेल होगी, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें के एल एम में तो 10 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहली वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या करना है, पहले ही हमने के शेल बनाई, उसके बाद हमने कौन सी शेल बनाई, अपनी एल शेल को बनाया। अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का ध्यान देना है यहाँ पे हमें कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते वक्त हमें किस तरीके से उसको फिल करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले के वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, 2। तो ये चीज नहीं करेंगे कोई, पहले एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे फिल कर दिए फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फिल कर दिया, नहीं, इस तरीके से कोई भी फिलिंग नहीं होती है। इसमें पूरा अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते वक्त हमें सबसे पहले अंदर वाली शेल को फिल करना है। यानी जो हमारी ये के शेल है सबसे पहले हम उसकी फिलिंग करेंगे जिसमें हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, 2 को। यहाँ पे हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 2। सेम अगली वाली शेल में अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग चाहिए, 8। तो यहाँ पे हम किसमें कर देंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट 8। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करनी है, जब तक वो अंदर की शेल अच्छे से फिल ना हो जाए, जब तक हम अपनी इनर शेल को फिल नहीं करेंगे तब तक हम बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कॉम्पोजिशन ऑफ द एटम्स ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट। स्टार्टिंग के हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमें यहाँ पे दे रखा है, उनके कॉम्पोजिशन को दिया है कि उसमें कितना नंबर ऑफ एटम प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उनके एटॉमिक नंबर और सिंबल्स के साथ, ठीक है। साथ ही में हमें एक चीज और गिवन है, उसकी वैलेंसी। तो जो ये हमारा वैलेंसी वाला पॉइंट है, ये इस वैलेंसी वाले पॉइंट को हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक के बारे में बात करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता चल गया कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में किस अकॉर्डिंग फिल करेंगे, उसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें तो हमें गिवन है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 1, यानी इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो कौन से शेल में जाएगा, के शेल में। दूसरा दे रखा है हमें यहाँ पे हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है हमारा 2, और उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 हैं, तो वो कौन सी शेल में जाएंगे, सेकेंड के शेल में। थर्ड हमें गिवन है इसमें लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 3, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 3, जो हमारे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, के में 2, एल में 1। बेरिलियम का सिंबल होता है Be, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, सिंबल है B। कार्बन का सिंबल C है, जिसका एटॉमिक नंबर है हमारा 6। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। यहाँ पे इसके हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे ड्रॉ भी करेंगे, यानी कुछ एलिमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखेंगे कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की हम फिलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी एलिमेंट्स गिवन है, जैसे फ्लोरीन का सिंबल हो गया F, जिसका एटॉमिक नंबर है हमारा 9। नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो अब हम क्या करेंगे, हम हर एक एक एलिमेंट को उठाएंगे और उसमें के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डायग्रामेटिकली दे रखा है 18 एलिमेंट्स का, जो भी हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर हैं वो। सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 1, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने प्रेजेंट होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जो ये रहा, ठीक है, यानी के वाली शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन एक प्रेजेंट कर दिया है। ऐसे ही हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, जो हमारी के शेल की फिलिंग के अंदर दे रखे हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर हो गया 3, बेरिलियम का हो गया 4, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, ऐसे ही फ्लोरीन का हमारा 9 होता है, नियोन का 10, सोडियम का हमारा एटॉमिक नंबर हो गया 11, मैग्नीशियम का हो गया 12, एल्यूमिनियम का 13, एंड सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15 एंड सल्फर का 16, क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर, ऐसे ही आर्गन का कितना हो गया हमारा 18 एटॉमिक नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे कि ये जो यहाँ पे इन्होंने डॉट्स बनाए हैं, ये उन्होंने किस बेसिस पर बनाए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाते हैं अपने बेरिलियम के एलिमेंट के बारे में। बेरिलियम का जो साइन है वो है हमारा Be, और इसका जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो हो गया
4 एटॉमिक नंबर 4 है, यानी इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो भी कितने हो जाएंगे, 4 इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर हम इसके सेल की डिस्ट्रीब्यूशन देखें यानी शेल में डिस्ट्रीब्यूट करें तो के शेल एल शेल, यानी के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, एल वाली शेल के अंदर। पहले हम इसमें एक न्यूक्लियस बनाएंगे, देन उसके बाद यहाँ पे एक के शेल, दूसरा हो गया हमारा इसमें एक एल शेल। ठीक है, अब क्या करना है, के वाली शेल में सबसे पहले हम अंदर वाली शेल को फिल करेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हमारे के में जाएंगे। सेम ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हमारी किस में जाएंगे, एल वाली शेल में। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो हमारा बेरिलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। बाकी के एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। दूसरा दे रखा है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल हो गया O, और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 8। ठीक है, अब अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी टोटल कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम इसको शेल में डिस्ट्रीब्यूट करें, के शेल एल शेल और एम शेल, तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहली वाली शेल में जाएंगे। उसके साथ साथ इसमें जो एल वाली शेल है, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, एल वाली शेल के अंदर। जो हमारी एम शेल है उसमें हमारी कोई भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं होगी, यानी ये हमारा कैसा रहेगा, ब्लैंक। इसमें हमारी एम में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं जाएगी। अब हम इसका अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, के शेल एंड देन एल शेल। ठीक है, तो ऐसे ही के शेल में सबसे पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये रहा, एक ये इलेक्ट्रॉन है। एल वाली शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड देन लास्ट 6। तो ये हमारा किसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये वाला हमारा किसका था, ये था हमारा बेरिलियम का। अब हम यहाँ पे थोड़े से बड़े-बड़े एलिमेंट्स को लेंगे जिसमें हमारी जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो ज़्यादा आएँगी। तो एक हम लेंगे पोटेशियम के बारे में और एक हम लेंगे कैल्शियम के बारे में, ठीक है? तो या तो फिर हम आर्गन को ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले आर्गन के बारे में। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, और जो हमारा आर्गन है उसका सिंबल है AR। ठीक है, अगर हमारा इसका एटॉमिक नंबर 18 है तो इसमें जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 18 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको शेल के उसमें डिस्ट्रीब्यूट करें अगर, तो के शेल एल शेल और एम शेल, ऐसे ही एन शेल तक हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 18 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे के में चले गए, एल में हो गए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स। 18 में से अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए तो बचे हुए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन की कहाँ जाएंगे, हमारे एम वाली शेल के अंदर। ठीक है, अब क्या करना है, हमें पता है एन वाली शेल में किसी भी तरीके की कोई इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पे इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा इसका न्यूक्लियस, के शेल एल शेल एंड नेक्स्ट आई हमारी इसमें एम शेल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को करना है। तो के वाले में जाएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये रहा। ऐसे ही जाएगा हमारा एल शेल, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एल में हमारे हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 2
3, 4, 5, 6, 7 एंड देन 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे अब किसमें जाएंगे? m वाली शेल में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड लास्ट 8। तो यहाँ पे हमारा किसका स्ट्रक्चर बन गया? ये हो गया हमारा आर्गन का एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एक चीज यहाँ पर हम नोटिस कर रहे थे, बार बार एक टर्म आ रही थी जिसका नाम क्या था? वैलेंसी। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ी सी वैलेंसी को समझेंगे, बाकी जो हम वैलेंसी के ऊपर है वो हम अपने आने वाले लेक्चर पे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी में देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं, वैलेंसी का मतलब होता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, या फिर ये बोलो कि कोई एटम के साथ कैसे कंबाइन हो रहा है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, उसको ही हम क्या बोलेंगे? इसकी वैलेंसी को बोलेंगे। बेसिक अगर बोला जाए, वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग पावर, जो भी हम बोल रहे थे वही। कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम, एक एटम की कंबाइनिंग पावर क्या है, वही क्या कहलाएगी? हमारी वैलेंसी। तो यहाँ पर अगर हम देखें वैलेंसी को, अगर थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझे, तो यहाँ पे हमारे पास माना ये सोडियम दे रखा है और ये हमें क्या दे रखा है? क्लोरीन। तो अगर हम सोडियम के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11 और क्लोरीन का है एटॉमिक नंबर हमारा 17। तो सोडियम में अगर इलेक्ट्रॉन को बांटे अलग अलग शेल में, तो के वाले में जाएंगे हमारे 2 शेल, एल वाले में ऐसे ही जाएंगे हमारे 8 शेल और एम वाले में जाएंगे हमारे 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स नॉट शेल, यानी के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर वही क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन में के हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, एल के हो गए 8 और एम में हो गए हमारे 7 इलेक्ट्रॉन। और अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमारे हमेशा जो मॉलिक्यूल, जो सॉरी एटम का स्ट्रक्चर है, उसमें लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्योंकि वो कौन से रूल को फॉलो करते हैं? ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, यानी लास्ट वाली में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सोडियम को अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए बाहर वाली शेल में 2 रास्ते हैं। अब वो 2 रास्ते कौन से हैं? देखो, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को दे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को किसी से लेगा। ठीक है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता, मान लो वो अपने में से अगर 1 इलेक्ट्रॉन को हटा देता है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 8, जिससे उसकी ऑक्टेट रूल क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर वो किसी से 7 और इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता, मान लो जो है ये 1 है, इस पे 7 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो फिर वो अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान में दे दे। सेम ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन के पास भी क्या है? क्लोरीन के पास है हमारे 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली शेल में। अब इसके पास भी 2 ऑप्शन है। अब इसके पास 2 ऑप्शन क्या है? सोडियम की तरह ही इस 7 को 8 करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी उसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा किसी से। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें इसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, या तो वो अपने अंदर से 7 इलेक्ट्रॉन को खत्म कर दे, यानी 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा इसको। अब यहाँ पे देखो दोनों के पास लेने देने वाला सिस्टम है। अब ये देखा जाएगा कि किसकी एनर्जी कम लगेगी किसी चीज को लेने में या फिर किसी चीज को देने में। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज देखें, देखो अगर जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो सोडियम है, इस सोडियम को अपना ऑक्टेट रूल करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या 7 लेना पड़ेगा। अब इन दोनों में हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या कर सकता है, उसके लिए इजी क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर वो अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो उसको इतनी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी जितना उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेने में एनर्जी खत्म करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो ये हमारा सोडियम है वो क्या करता है? ये सोडियम अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, वो किसी को दे देगा।
तो यानी इसका ये लेने वाला सिस्टम तो खत्म हो गया, ये सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इस वजह से इस पे कैसे का चार्ज आएगा, पॉजिटिव का चार्ज। ठीक, अब ये देखो क्लोरीन वाले में आते हैं, तो क्लोरीन के पास भी दो ऑप्शन है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को ले ले, ठीक है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन को दे दे। अब इसके लिए क्या बढ़िया रहेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को लेने में कम एनर्जी यूज करेगा और 7 को देने में ज्यादा यूज करेगा। तो यहाँ पे वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देता नहीं है, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसी सोडियम से ले लेगा। यानी जो सोडियम ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करा था और प्लस का चार्ज बनाया था, वही क्लोरीन उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लेगा और अपने अंदर कौन सा चार्ज बना लेगा, माइनस का 1 चार्ज। अब देखो वैलेंसी का मतलब क्या होता है, यही लेन देन वाली बात। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +1, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -1। अब इसी लेन देन के चक्कर में ही इन लोगों का क्या कंप्लीट हो पाया है, ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पे हमें ऑक्टेट रूल को ध्यान से, यही बात है मेन इसमें कि ऑक्टेट रूल कहना क्या चाहता है। तो अगर हम आज के लेक्चर को समराइज करें कि आज के लेक्चर में हमने क्या-क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने इसमें किसके बारे में पढ़ा था, बोर्स मॉडल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। बोर्स मॉडल में हमने कुछ चीजें देखी थी। सबसे पहले ये देखा था कि जो न्यूक्लियस है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर पे प्रेजेंट है, और जिसपे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव का चार्ज है, ये उन्होंने एक बात बोली थी। दूसरा, बोर्स मॉडल में एक बात और आई थी कि जो मोस्ट अमाउंट ऑफ मास है, किसका, एटम का, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो हमारा किस पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस पर प्रेजेंट है। तीसरी बात उन्होंने ये बोली थी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। और उसी इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन के पाथ को हमने क्या बोला था, वो था हमारा डिस्क्रीट ऑर्बिट या फिर शेल, और या फिर उसको हम दूसरा नाम क्या दे रहे थे, एनर्जी लेवल्स। इसके साथ-साथ हमने देखा कि जो बोर मॉडल था उससे हमारे पास एक स्कीम आई थी, जिसका हमने क्या नाम दिया था, बोर-बरी स्कीम, ठीक है? जिसमें उन्होंने फॉर्मूला दिया था 2n का स्क्वायर, जिसमें n का मतलब था हमारा नंबर ऑफ शेल। इसी नंबर ऑफ शेल के बेसिस पे हमने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करी थी। कौन-कौन से उस पे, k शेल पे, l शेल पे, m शेल पे और n शेल पे। ये जो हमारी के एल एम एन है, ये इसी शेल की क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। यानी हमने उस शेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया है, कौन से बेसिस पे, लेटर्स के बेसिस पे। और इसी के शेल को हम 1 बोलते हैं, एल को 2 बोलते हैं, एम को 3 बोलते हैं और एन को हम बोलते हैं 4। और ये भी हमारा शेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन किस बेसिस पे, नंबर्स के बेसिस पर। ठीक है, तो अब जो हमारा आगे वाला लेक्चर होगा उसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, वैलेंसी के बारे में।